नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। लगातार काम के चलते और भागदौड़ के बीच अगर आप खबरें नहीं देख पा रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे राजस्थान को समेटे हुए खास बुलेटिन। इस आधे घंटे में हमारे साथ जुड़े हैं हर संभाग से रिपोर्टर्स जो बताएंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। क्या कुछ खास रहा आपके जिले, आपके कस्बे, आपके संभाग में, यही जानने के लिए शुरू करते हैं राजस्थान 10 बजे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में एक घर के अंदर लोगों को बंधक बनाने वाले आतंकियों से लोहा लेते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए। आज दोपहर करीब 3:30 बजे उनके पार्थिव देह वायुसेना के विमान से लाई गई और उन्हें खातीपुरा हसनपुरा 61 कैवेलरी लोकेशन के जयपुर मिलिट्री स्टेशन के सैन्य अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उनकी पत्नी, मां और परिजन मौजूद रहे। कल सुबह करीब 9 बजे हसनपुरा खातीपुरा रोड पर 61 कैवेलरी लोकेशन के जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान आर्मी के अधिकारी और सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार की तरफ से खाचरियावास ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार को सांत्वना दी। जयपुर एयरपोर्ट पर कर्नल आशुतोष के पार्थिव देह को तिरंगे में लिपटा देखकर पूरा परिवार कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गया। आर्मी ऑफिसर ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के सामान को परिवार के सदस्यों को दिया तो पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। कर्नल आशुतोष ने 1 मई को ही पूरे परिवार के साथ बात की और कहा था कि वो जल्द जयपुर आने वाले हैं, एक ऑपरेशन में बिजी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जयपुर आने के बाद वो कुछ दिनों तक परिवार के साथ ही रहेंगे, लेकिन आज तिरंगे में लिपटे हुए उनके शव को देखकर सभी परिजन शोकाकुल हो गए। आशुतोष की पत्नी पल्लवी अपनी सास और बेटी को हिम्मत देती हुई कार तक ले गई और फिर पार्थिव देह के पीछे पीछे आर्मी अस्पताल तक पहुंच गई। पल्लवी ने मीडिया से बातचीत में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर दुख के साथ साथ गर्व का भाव था। लॉकडाउन के दौरान लोग सड़कों पर नहीं थे, लेकिन जिस रास्ते से भी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पार्थिव देह निकली, उस रास्ते पर लोगों ने हाथ जोड़कर उनको नमन किया, उनका सम्मान किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। लॉकडाउन 3 के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। राज्य के आला अधिकारियों के साथ साथ जिला कलेक्टर, एसपी और आईजी से भी संवाद हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री ने बीसी में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य से बाहर से आने वाले मजदूरों का रेल किराया राज्य सरकार वहन करेगी। बाद में उन्होंने एक ट्वीट कर भी इस बात की जानकारी दी और ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि इसके बाद अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले को लेकर सियासत भी हो रही है। भाजपाई अपने तरह से दावा कर रहे हैं। इसके अलावा बीसी में तमाम उन मेजरमेंट्स पर चर्चा हुई जो लिए जाने हैं, साथ ही साथ गाइडलाइंस को लेकर जो है प्रेजेंटेशन दिए गए। ये भी कहा गया कि चित्तौड़गढ़ में अचानक इस तरह से केस कैसे आए हैं, तो इस बात की जानकारी भी चित्तौड़गढ़ कलेक्टर चेतन देवड़ा से ली गई। कुल मिलाकर आज की डीसी में फोकस था कि लॉकडाउन 3 के मद्देनजर कैसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जाएगा और साथ ही साथ किस तरह से लॉकडाउन 3 के तहत नियमों का पालन करवाना है। इधर बीकानेर से भी आज राहत भरी खबर आई, जब कल जो महिला पॉजिटिव मिली थी उसके कांटेक्ट के सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीकानेर के बाद अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में एक और जहां कोरोना का कोहराम जारी है, वहीं दूसरी ओर जोधपुर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके आखलिया चौराहे पर पश्चिम क्षेत्र की पुलिस टीम ने आज एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे देखकर हर कोई हैरत में है। जी हाँ, एक महिला गर्भवती स्थिति में जब यहाँ से गुजर रही थी, उससे पेन उठ गया, मगर वहीं पर पुलिस मित्र याशीन और पुलिस के जवानों की मदद से जिस तरीके से चौराहे पर ही डिलीवरी कराई गई और उसमें बेटी पैदा होने के बाद जच्चा और बच्चा को अस्पताल भेजा गया। इस दौरान डीसीपी प्रीति चंद्रा खुद अपने अधिकारियों और जवानों के साथ मौजूद रही। कुछ समय के लिए पूरे चौराहे पर शांति और सन्नाटा था, मगर जैसे ही सफल डिलीवरी चौराहे पर हो गई तो चारों ओर कहीं न कहीं खुशी का आलम था। ऐसा पहली बार हुआ है जब कर्फ्यूग्रस्त इलाके में इस तरह का उदाहरण सामने आया है
और वह एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पुलिस के बारे में आमतौर पर लोगों की छवि है बदलती जा रही है। यही पश्चिम क्षेत्र की पुलिस है जिन्होंने बुजुर्ग जो कर्फ्यू के इलाके में परेशान है उनके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, उनकी दवा इत्यादि के लिए व्यवस्था की, तो वो भी एक उदाहरण बना है। तो वही इस अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस मित्रों की मदद से कई इस तरह के काम कराए जा रहे हैं जिससे कि लॉकडाउन की पालना भी हो रही है और कर्फ्यू के इलाकों के अंदर पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से गश्त करते हुए शांति और कानून व्यवस्था कायम भी किए हुए है। जोधपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। शहर के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी पैर पसारने लगा कोरोना। आज सुकेत इलाके में 2 पॉजिटिव केस आए सामने। एक पॉजिटिव केस मिला कोटा के इंदिरा मार्केट में, तो वहीं दूसरी ओर मैखानों के खुले ताले तो उमड़ पड़ी भीड़। लॉकडाउन के तीसरे चरण में आज लोगों ने राहत महसूस की और सुनसान पड़ी सड़कों पर रौनक नजर आई। एजुकेशन सिटी कोटा में भी राजस्व अर्जित करने के चक्कर में मैखानों के ताले खोले गए तो शराब के दीवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। छावनी सहित कई क्षेत्रों में दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला तो शराबियों की उनसे भी उलझने की खबरें मिलती रही। कुछ इलाकों में पुलिस को सख्ती करके शराबियों को कंट्रोल करना पड़ा। वहीं आज जाँच रिपोर्ट में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 212 पर पहुंच गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर आज चिकित्सा टीमों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में सब्जी बेचने जाने वाले विक्रेताओं की स्क्रीनिंग भी कराई। सुंदर धर्मशाला और केथुनीपोल थाने के बाहर टीमों ने ठेले वालों के साथ होमगार्ड और पुलिस के जवानों की स्क्रीनिंग की। इस दौरान कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला और यूआईटी के उप सचिव राजेश जोशी मौके पर मौजूद रहे। लंबे इंतजार के बाद घर वापस जा रहे कोचिंग विद्यार्थियों ने लॉकडाउन में मिले सहयोग के लिए कोटा वासियों को धन्यवाद दिया और लॉकडाउन खत्म होने के बाद पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस कोटा आने की बात कही। शहर में जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला आज भी बरकरार रहा। समाज सेवियों और संस्थाओं ने भोजन पैकेट के साथ राशन किट का वितरण किया, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम की टीमें प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज करने में जुटी रही। कोटा के बाद अब आगे बढ़ते हैं अजमेर, आपको लेकर चलते हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में फंसे पश्चिम बंगाल के जायरीन आज ख्वाजा के दर से रवाना हुए अपने घर। जिला प्रशासन, रेलवे, पुलिस, नगर निगम, दरगाह कमेटी और अंजुमन के सफल समन्वय से ईद पर लौट पाएंगे जायरीन अपने घर। कोरोना के चलते पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे पश्चिम बंगाल के 1186 जायरीन की घर वापसी आज स्पेशल रेल के माध्यम से हुई। राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समन्वय का असर और स्थानीय जिला प्रशासन के सार्थक प्रयासों से घर वापसी के लिए ट्रेन में सवार जायरीन ने रवानगी के समय हाथ हिलाकर सरकार, प्रशासन, पुलिस, रेलवे, नगर निगम के अधिकारियों व दरगाह कमेटी और अंजुमन के पदाधिकारियों का शुक्रिया किया। लंबे सफर के लिए दरगाह कमेटी ने जायरीन के खाने पीने का इंतजाम रेल के सहयोग से किया, तो वहीं जिला पुलिस के जवानों सहित आरपीएफ और जीआरपी जवान तैनात किए गए। रेलवे के मंडल वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश चंद जेवलिया ने बताया कि इस दौरान सरकार के दिशा निर्देश का पालन किया गया है। जायरीन की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे जायरीन के घर वापसी ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन कोरोना से बचने के लिए अभी भी सावधानी है जरूरी। अब आगे बढ़ते रुक करते भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर में कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धाओं की कड़ी मेहनत से भरतपुर धीरे धीरे कोरोना मुक्त होने लगा था, लेकिन भरतपुर का पड़ोसी उत्तर प्रदेश का जिला आगरा खतरा बन गया है। आगरा से आए मां बेटे में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद भरतपुर शहर के अधिकांश इलाकों में कर्फ्यू लगने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भरतपुर में हालात ये हो गए हैं कि जहां आज से लोग दुकानें खुलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां आज कर्फ्यू लगा हुआ नजर आया। भरतपुर शहर के बिजलीघर इलाके में आगरा से आई एक मां बेटे में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे और दोनों को कोरोना पॉजिटिव वार्ड में भर्ती कराने के बाद उनके घर के आसपास व पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चिकित्सा विभाग की टीमें इस पूरे इलाके के लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं, साथ ही उन लोगों की तलाश भी की जा रही है जो इन मां बेटे के संपर्क में आए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने आज बिजलीगढ़ चौराहे पर जब कर्फ्यू का जायजा लिया तो देखा एडीएम सिटी राजेश गोयल के नेतृत्व में कई अधिकारी आम जन से कर्फ्यू की पालना कराने में जुटे हुए थे। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने
आज भरतपुर पहुंचकर आगरा को जोड़ने वाली सभी सीमाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिए कि आगरा से जुड़ी सभी सीमाओं की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए, साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद भी निगरानी के लिए ली जाए। भरतपुर के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं उदयपुर संभाग, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। लॉकडाउन 3 के साथ ही डूंगरपुर जिले में भी प्रदेश भर की तरह ही शराब की दुकानें आज खुल गई। दोपहर बाद शराब की दुकानें खुलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रावधानों को आबकारी विभाग ने सख्ती से लागू करवाया। अधिकारी महेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि डूंगरपुर जिले में अंग्रेजी शराब की 10 दुकानें हैं, जिसमें से डूंगरपुर शहर में 6 में से सभी दुकानों की लोकेशन आवंटित होकर लाइसेंस जारी कर दिया गया है। वहीं सागवाड़ा शहर में भी अंग्रेजी शराब की 4 दुकानों में से अब तक केवल एक ही दुकान की लोकेशन फाइनल हुई है। शेष 3 दुकानों की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इसके अलावा जिले में देशी शराब के 28 ग्रुप की 40 दुकानों में से अब तक केवल 2 दुकानें शुरू हुई हैं। सागवाड़ा व पार्टा वगैरह में देशी शराब की दुकानें शुरू हो गई हैं। देशी शराब के 38 दुकानदारों में अब तक दुकान की राशि जमा नहीं करवाई है। पहले दिन जिले में 10 शराब की दुकानें ही खुली। आबकारी विभाग से अन्य दुकानदारों से संपर्क कर उन्हें भी दुकानें खोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि आबकारी विभाग को हो रहे राजस्व नुकसान को कम किया जा सके। जिन दुकानों को लेने में व्यापारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें भी अब तैयार किया जा रहा है। उन्हें प्रोत्साहित कर इसी तरीके से दुकान खुलवाने के प्रयास हो रहे हैं, ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो और सरकारी खजाना फिर से बढ़ सके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात